बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। सुबह ही सुबह कौन आ गया था? सुल्तान शाह ने बेदार होने पर नीम व आंखों से मेरी तरफ देखते हुए पूछा। इसका मतलब है कि तुम उसके आ जाने पर सोते हुए बन गए थे। ये हवेली का दीवान खाना नहीं, एक फ्लैट का ड्राइंग रूम है और तुम दोनों जिस अंदाज से बातें कर रहे थे, इसके नतीजे में कोई नीम मुर्दा शख्स भी बेदार हो सकता था। मैं तो फिर भी जिंदा था। यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि जिंदा थे तो इससे सलाम दुआ करने में क्या आर थी? मेरी दखल अंदाजी से बदमज़गी पैदा हो सकती थी। इसके रवैये से ऐसा मालूम हो रहा था जैसे हमें इसकी इजाजत और मर्जी के बगैर कोई कदम उठाने का हक नहीं है। सुल्तान शाह बुरा सा मुंह बनाकर बोला। मैं इसे घूर कर रह गया क्योंकि इसकी बात दुरुस्त थी कि अव्वल खान से बातें करते हुए मैंने इसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया था, जबकि वीरा की मौजूदगी में वो हमेशा ड्राइंग रूम में ही सोया करता था और हमारी आवाजों से इसकी नींद में यकीनन खलल पड़ा होगा। वो मेरी तेज नजरों से कतरा कर गुसल खाने की तरफ चला गया, लेकिन वीरा मेरी जान को आ गई। वो फिलफौर ये जान लेना चाहती थी कि सुल्तान शाह किसका जिक्र खैर कर रहा था। ये वही वो किस्सा है जिसके बारे में अपनी जुबानें बंद रखकर तुम लोगों ने पिछली रात मुझे ज़हनी झटका लगाने की कोशिश की थी। इसे कुछ देर तक जिच करने के बाद मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अव्वल खान आया था? इसने ताई तलब लहजे में पूछा। फिर मेरे सर की असबाती जुम्बश पर बोली, इसे इन दोनों के कत्ल से क्या तकलीफ पहुंची जो वो तुम्हारे साथ उलझ रहा था? वो उलझ नहीं रहा था, उसके लिए मसला खड़ा हो गया है। इसने इन लोगों के ताक़ब में जो कार छोड़कर राह फरार इख्तियार की थी, इसका सुराग लगा लिया गया है और इन दोनों की गुमशुदगी पर वो दबाव में आ गया है। पूरी सूरत हाल सुनने के बाद इसका गुस्सा ठंडा हो गया था। वो दोनों का अंजाम तो यही होना था, लेकिन मेरा ख्याल है कि तुमने इन्हें ठिकाने लगाने में बहुत उजलत से काम लिया। अभी तो अव्वल खान के उलझने पर एतराज कर रही थी और अब खुद ही वही राग लापना शुरू कर दिया। मैंने बिन नाकर कहा, इसकी कुछ वजूह है। वीरा ने बहुत जल्दी से वजाहत पेश की। मेरी बिल जॉन से मुलाकात ही नहीं हो सकी, इसलिए मैं जिमी लाइट और इसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकूंगी। अगर मुझे इन दोनों से मिल बैठने का एक मौका मिल जाता तो आगे चलकर हमें इससे फायदा पहुंच सकता था। 21वीं सदी के इन इम्कानात को रहने दो, मैंने जल कर कहा। अव्वल खान भी कुछ वजूह को जवाज बनाकर मुझसे बहस कर रहा था। मेरे मसलक में सांप और संपोलियों को छूट देना हराम है। छिपकली पर नजर पड़ते ही इसका सर कुचल देना चाहिए। मैंने जो कुछ किया बिल्कुल दुरुस्त किया। मैं इस पर कोई तकरीर सुननी पसंद नहीं करूंगा। मैं तकरीर नहीं कर रही, लेकिन ये खलश जरूर है कि तुमने बिल जोन्स को शायाने शान अंदाज में मारने की बजाय हकारत के साथ बल्कि जिल्लत के साथ मारा है। बड़ा शिकार खेलने के कुछ आदाब होते हैं। डोल डब्बे बजाए और हांका किए बगैर शेर का और तीतर का शिकार यकसा हो जाता है। खूब बोल रही हो। सुल्तान शाह ने ड्राइंग रूम में दाखिल होते हुए तंजिया तंज से कहा, आखिर को तुम्हारे बाप ने इसे तुम्हारे लिए पसंद किया था। इसे कुछ न कुछ अहमियत तो मिलनी ही चाहिए। डैनी ने इसे किसी हकीर चूहे की तरह घेर कर मार दिया। शायद डैनी इससे रकाबत महसूस करने लगा था। अपनी जुबान बंद रखो, अभी मैं कुछ कह दूंगी तो औरतों की तरह मुंह बसोरना शुरू कर दोगे। मेरे बाप ने जो कुछ कहा वो इसका ख्याल था। तुम सब ने मेरा जवाब भी सुन लिया था। मैं बिल जोन्स अपनी जूती की नोक पर आई हुई खाक जितनी अहमियत देने को भी तैयार नहीं थी। जब ही इसकी शान और शौकत की फिक्र में भूली जा रही हो, सुल्तान शाह निशाने उचकाकर बोला, इस पर लानत भेजो। वीरा बुरा सा मुंह बनाकर सुल्तान शाह से बोली, तुम जिस बात को पकड़ लेते हो जोंक की तरह इसकी जान को आ जाते हो। मुझे उस मलाउन की फिक्र में गुलने की क्या जरूरत है? गुड। सुल्तान शाह ने उछलकर नारा लगाया, अब तुमने किसी नेक और सुगड़ बीबी की तरह बात की है। जवान जहान औरतें गैर मर्दों में ज्यादा दिलचस्पी लेती हुई अच्छी नहीं लगती। वीरा ने दांत पीसते हुए इस पर झपटने का इरादा किया, लेकिन वो वीरा के तेवर भांपते ही फुर्ती के साथ ड्राइंग रूम से निकलता चला गया और वीरा ने अपनी जगह छोड़ने का इरादा तर्क कर दिया। वक्त गुजरने के साथ साथ ये बहुत सर चढ़ता जा रहा है। मैं सच कह रही हूँ कि किसी दिन इसे बुरी तरह पीट कर रख दूंगी। मेरे सब्र का पैमाना किसी दिन लबरेज हो जाएगा तो तुम मुझसे शिकवा शिकायत के दफ्तर लेकर ना बैठ जाना। मैं इसे बहुत अच्छी तरह सबक सिखाऊंगी। वो तलखी के साथ बोली, मुझे यकीन है कि ऐसी नौबत कभी नहीं आएगी। मैंने खुश दिली के साथ कहा, तुम बहुत साबर और नरम खू औरत हो। जब सर से पैर तक स्याह निकाब और चुस्त लिबास में ब्लैक क्वीन के सफाकाना रूप में तुम सामने आती थी तो इब्तदा में मेरी भी रूह फना
होती थी, लेकिन आज तुम किसी भी तरह मुझे मरूब करने में कामयाब नहीं हो सकती। तवील रफाकत और हौसला अफजाइयों के नतीजे में ऐसी तब्दीलियां नागजीर होती हैं। अब तुम मुझ पर इल्जाम तराशी कर रहे हो। मैंने कब इसकी हौसला अफजाई की है? दींगा मुश्ती और छेड़छाड़ को मैं और क्या नाम दे सकता हूँ? इब्तदा में तो वो तुम्हारे साये से भी भड़कता था और मुझे तुमसे दूर रहने का मशवरा दिया करता था। तुमने खुद ही इसका हौसला बढ़ाया है। ये ना भूलो कि वो एक जवान मर्द है। हो सकता है कि दिल ही दिल में वो तुम्हें पसंद करने लगा हो और अब तुम्हें छेड़कर लुत्फ अंदोज होता हो। मेरा ख्याल है कि वो इस नाजुक हिस्से अक्सर महरूम है जो मर्दों को सनफे मुखालिफ की तरफ रगबत दिलाती है। मेरे बारे में तो वो खास तौर पर एजार सानी की तरफ मायल दिखाई देता है। मेरी हर बात की तरदीद और मेरे हर जज्बे की मज़ाह का आराई इसकी आदत बन चुकी है। वो किसी को क्या पसंद करेगा? ये ना कहो ये भी जारहाना मोहब्बत का एक अंदाज होता है। ऐसे लोग जुबान से मोहब्बत का इकरार करने को अपनी तौहीन समझते हैं। बस अपने महबूब के हर लम्हे सताकर इसे ये एहसास दिलाने की कोशिश करते हैं कि इन्हें इसकी जात से सबसे ज्यादा अजीज है। ये और बात है कि तुम इसके इन ढके छुपे पैगामात को ना समझ सको। खूब वो मुझे घूरते हुए तंजिया लहजे में बोली, अपनी इस गुफ्तगू से तुम मुझे किस राह पर डालना चाहते हो? तुम्हारी बातों से मुझे कुछ शरारत की बू आ रही है। मेरी नाक बंद है इसलिए मैं बू के बारे में कुछ नहीं कह सकता। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ अरसा पहले वो तुम्हारे लिए जंगली घोड़ा था, इसलिए जरा जरा सी बात पर बिदकता था। मेरा ख्याल है कि अब वो तुमसे काफी मानूस हो चला है। तुम चाहो तो आसानी के साथ इस पर सवारी गांठ सकती हो। अपने मशवरे अपने पास रखो। वो आंखें निकाल कर बोली, मैं अपना बुरा भला अच्छी तरह समझती हूँ। तुम कहती हो तो ऐसा ही होगा। मेरा ख्याल इससे कदरे मुख्तलिफ था। तुमने अभी तक ये नहीं बताया कि अव्वल खान से सरदार पाइंदा गुल के बारे में तुम्हारी क्या गुफ्तगू हुई? चंद सानियों की बोझल खामोशी के बाद इसने नरम लबो लहजे में सवाल किया, इस बारे में मुझे अव्वल खान से क्या बात करनी थी? वो मेरा सरप्रस्त या वली नहीं है कि मैं हर मामले में इससे मशवरा करने का पाबंद हो जाऊं। मैंने बिदक कर जवाब दिया, तुम बिला वजह चिढ़ रहे हो। वो हमसे सबका हमदर्द और एक अच्छा इंसान है और तुम्हारे मामलात में तो वो बहुत ज्यादा दखील हो चुका है। मेरा अंदाजा था कि तुमने इसे सरदार पाइंदा गुल की आमद के अहम वाक़े से जरूर आगाह किया होगा। मुझे इस पुरअसरार कबायली सरदार की अचानक यहाँ आमद कोई नेक शगुन नहीं मालूम हो रही। इस बारे में मैं भी फिक्रमंद हूँ, लेकिन वो मेरा जाती मामला है। मैं इसे अव्वल खान से दूर ही रखना चाहता हूँ। मेरी और इसकी हद से बढ़ी हुई मुफाहमत की वजह से तुम लोग मुझे और इसे एक जान दो कालब समझने लगे हो। तुम्हारे इस रवैये से मेरी इनफरादियत मजरू होने लगी है। पाइंदा गुल से अब मैं खुद ही निपटूंगा। इनफरादियत और अना एक ही एहसास के दो नाम हैं। हरीफों के दरमियान तो जंग ही अना की होती है, लेकिन जब दो हलीफों की अना आपस में टकराने लगे तो बड़े नताइज तलख बरामद होते हैं। ये बुरी बात है कि तुम अव्वल खान के मामले में अपनी अना को मुलव्वस करने लगे हो। वो तुम्हारी खैर ख्वाही में किसी हद की परवाह नहीं करता। वो मेरी सूरत या आदतों पर फरीफ्ता नहीं है। वो मेरी खिदमात की वजह से मुझसे मुतासर है। मैं हमेशा पका पकाया हलवा थाली में सजाकर इसे पेश करता हूँ, जिसे वो थोड़ी सी रद्दोकद के बाद बखूबी हजम कर लेता है। वो खुद भी एतराफ करता रहा है कि मुझसे दोस्ती होने के बाद इसे बड़ी कामयाबियां हासिल हुई हैं। पका पकाया हलवा इसे पेश करके तुमने इस पर कभी कोई एहसान नहीं किया। अपनी मजबूरी की वजह से तुम अपनी हर कामयाबी इसके खाते में डालते रहे हो। ये ना भूलो कि तुम अपना नाम बल्कि शख्सियत तक बदल कर पाकिस्तान आए थे और वो ऐसा दौर था कि तुम यहाँ मंजरे आम पर आने की हमाकत नहीं कर सकते थे, क्योंकि तुम अपने पुराने जुराइम की बिना पर यहाँ के कानून के साथ ही अपनी बदतरीन हरीफों को भी मतलूब थे। वो सब तुम्हें जमीन के सीने में पहुँचाने के आरज़ूमंद थे। वो बहस करके मुझे नीचा दिखाने पर तुली हुई थी, इसलिए मैंने इसकी बात काट दी। वो सूरत हाल अब भी कमोबेश वही है। इसमें कौन सी तब्दीली आ गई है? ये ना कहो शी का शराजा बिखर चुका है। मुझसे तुम्हारी दोस्ती हो चुकी है। माफिया की जड़ों को तुम ही ने बारूद से उड़ाया है और तुम्हारे खुले बंदों फिरने पर भी कानून तुमसे कोई तारज नहीं करता। मालूम होता है कि स्पेशल टास्क फोर्स वालों के असरो रसूख की वजह से तुम्हारी फाइलें सर्द खाने में डाल दी गई हैं और तुम्हारी तलाश की मुहिम तरक की जा चुकी है। ये बहुत बड़ी तब्दीली है। इसके बाद तुम्हें अचानक अव्वल खान की जात गैर जरूरी महसूस होने लगी है। इसके तंजिया लहजे पर मैं चिढ़ गया और इसे घूरते हुए बोला, तुम्हें जोक हो गई है। सरकारी फाइल एक मर्तबा खुल जाए तो अपने मंतकी अंजाम को पहुंचने से पहले कभी बंद नहीं होती। ये और बात है कि किसी मसलहत की खातर इसे आर्जी इल्तबा में डाल दिया जाए। पाकिस्तान के एक मुंतखब वजीर आजम को ऐसी ही एक बंद फाइल की दोबारा खोलकर मौत के फंदे तक पहुंचाया गया था। मेरे नजदीक मेरी हर फाइल भी दोबारा खोली जा सकती है। मैं नाम बदल कर पाकिस्तान आया था, इसलिए
इसलिए अभी तक हर अताब से बचा हुआ हूँ। जिस दिन मैंने खुद को नुमायां करने की कोशिश की मैं मुश्किलात में घिर जाऊंगा। मेरी अब भी यही राय है कि सरदार पाइंदा गुल की यहाँ आमद का मामला अव्वल खान के इल्म में आ जाना चाहिए। इसकी तरफ से तुम खुद भी फिक्रमंद हो। वो शख्स एक तवील सफर तय करके सिर्फ इसलिए यहाँ नहीं आ सकता कि तुमसे दोबारा इस बात की तस्दीक करा सके जो तुम इसे फोन पर बता चुके थे। मुझे रात ही को अंदाजा हो गया था कि तुम अपनी और सरदार पाइंदा गुल की गुफ्तगू का अहम हिस्सा छुपाने की कोशिश कर रहे थे। मैं इस ख्याल से खामोश रही कि इस वक्त गजाला भी मौजूद थी और तुम इसे असल मामले से बेखबर रखना चाह रहे थे। मुझे सच सच बताओ कि वो यहाँ क्यों आया था। वीरा ने रात ही को चंद चुभते हुए और जुबानी सवालात करके मुझ पर यह वाजे कर दिया था कि वो मेरी अधूरी कहानी से मुतमिन नहीं थी। मैंने खुद ही किसी गैर मतवक्को इंकिशाफ के मुज़र असरात से महफूज रहने के लिए इसे अपने और जन्नत गुल के हजान आमेज ताल्लुक के बारे में एक नपी तुली कहानी सुनाई थी और मैंने अंदाजा लगा लिया था कि वीरा तखलिया मुयसर आते ही मेरी और सरदार पाइंदा गुल की मुलाकात के बारे में सवालात करेगी। इसे वो मौका मुयसर आ गया था और मैं भी जवाबदही के लिए ज़हनी तौर पर तैयार था। लेकिन मैंने इसे थोड़ा सा इश्तियाल दिलाने के लिए बेपरवायाना मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है कि वो मुझसे किस बारे में बात कर सकता था? पहली बात यह है कि अब्दुल रहीम खान के कातिल के बारे में वो डंके की चोट पर भी पूछगिछ कर सकता था। इसके लिए किसी तखलिया की जरूरत नहीं थी। आदमी सिर्फ इसी मामले के बारे में राजदारी की जरूरत महसूस करता है जिसके अफशा हो जाने की सूरत में इसकी इज्जत या अना को शदीद ठेस पहुंचने का खतरा मौजूद हो। वो मानी खेज लहजे में बोली, मैंने इसकी आमद की खबर सुनते ही अंदाजा लगा लिया था कि वो क्यों आया है। फिर अपने अंदाजे का इजहार करते हुए शर्मा क्यों रही हो? मैंने टुकड़ा लगाया, जन्नत गुल के अलावा कोई और बात हो ही नहीं सकती। मुझे बखूबी अंदाजा है कि जब औरत किसी मर्द से इंतकाम लेने पर तुल जाए तो वो कैसी बेबाक और खतरनाक हो जाती है। शायद इसने सरदार पाइंदा गुल की साख तबाह करने के लिए अपनी कहानी फैलानी शुरू कर दी है। खुदा का शुक्र अदा करो कि अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। मैंने एक गहरा सांस लेकर कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। वो मुझे अपनी बात जारी रखने का मौका दिए बगैर तुरशी से बोली, पूरी बात सुने बगैर दरमियान में न बोला करो। मैंने मुंह बनाकर कहा, मैं ये कह रहा था कि अब तक जन्नत गुल ने किसी चौपाल में किस्सा गोई का आगाज नहीं किया है, लेकिन सरदार पाइंदा गुल की गाग और काबी नजरें असल मामले तक पहुंच गई हैं। वो मुझसे जन्नत गुल के बारे में ही बात करने के इरादे से आया था और फिर खामोशी से दुम दबाकर चला गया। मैं तो डर रही थी कि कहीं तुम दोनों के दरमियान वहशियाना लड़ाई न छिड़ जाए। वो उम्र रसीदा होने के बावजूद तुम जैसे दो चार शहरी जवानों पर भारी नजर आ रहा था। सरदार पाइंदा गुल हैरतनाक सलाहियतों का मालिक है। मैं अपनी बात अधूरी छोड़कर खामोश हो गया क्योंकि गजाला ड्राइंग रूम में आ गई थी। सरदार पाइंदा गुल का क्या जिक्र हो रहा है? इसने ड्राइंग रूम की तपाइयों पर रखे हुए इस्तेमाल शुदा बर्तन समेटते हुए सरसरी अंदाज में सवाल किया। वो बहुत चालाक बूढ़ा था। मैंने वीरा को आंख मारते हुए गजाला को जवाब दिया। मुझे हैरत थी कि वो वीरा को यहाँ देखकर नहीं चौंका। हीरोइन बनाने वाले कबाइलियों में वीरा को खासी शोहरत हासिल होनी चाहिए थी। उर्दू बोलने वाली एक सफेद फाम औरत को इसने इतनी आसानी से कैसे नजरअंदाज कर दिया? वीरा ने इसे अपना नाम फरजाना बताया था। गजाला हंसते हुए बोली। अपना तारफ कराने के बाद वीरा ने इसकी तरफ हाथ बढ़ाया तो वो यूं भड़क कर पीछे हट गया था जैसे वीरा हाथ मिलाते ही इससे लिपट पड़ने का इरादा रखती हो। पता नहीं ऐसे लोग बरसरे आम पाकबाज बनने का मुजाहरा क्यों करते हैं। हालांकि सरदार पाइंदा गुल खुद एक नाजायज बेटी का बाप है। वीरा बोली, यही एक हकीकत इसकी पारसाई की पोल खोलने के लिए काफी है। मेरी इससे पहली कोई मुलाकात नहीं हुई थी। हालांकि शी के आदमी इससे हीरोइन खरीदते रहे थे। इलाका गैर में मेरी बराह रास्त वास्ता मगरबी हिस्से के कबाइलियों से रहा था जिनमें मोमन खान हुक्मरानी करता था। हो सकता है कि पाइंदा गुल ने कभी मेरा नाम भी सुना हो। इसने साफ कह दिया था कि वो अपने दुश्मनों और अजनबियों से हाथ मिलाने का कायल नहीं है। सुल्तान शाह भी इस मरहले पर वहीं आकर खामोशी से बैठ गया। इसने मुझसे भी हाथ नहीं मिलाया था। ये इसके कबीले की रवायत है। वैसे तुमने क्या सोचकर इसे अपना असली नाम बताने के बजाय फरजाना के फर्जी नाम का सहारा लिया था? मैंने पूछा। मेरे मुशाहदे के मुताबिक ये लोग हर सफेद फाम को फरंगी समझते हैं और अपनी कदीम तारीख की बिना पर फरंगियों से नफरत के इनके खून में शामिल है। मेरा ख्याल था कि वो मुझे एंग्लो पाकिस्तानी लड़की समझकर मुझसे मुतासबाना रवैया इख्तियार नहीं करेगा और मैं इस मिल बैठने में कामयाब हो जाऊंगी। सुल्तान शाह अचानक ही जोर से हंस पड़ा। मैंने गुस्सीली नजरों से इसे घूरा तो वो गड़बड़ा कर बोला, मुझे तो हैरत है कि तुम दोनों को हंसी नहीं आई। वीरा खानम बाज बातें लतीफे से कम नहीं होती। मालूम होता है आज तुम्हारी जिल्द में खारिश हो रही है। वीरा इसे घूरते हुए खुश्क लहजे में गुर्राई।
इस वक्त मैंने आपके हजूर में कौन सा लतीफा पेश करने की हमाकत की है। एंग्लो पाकिस्तानी लड़की सुल्तान शाह इसके लबो लहजे को कोई अहमियत दिए बगैर एहतजाया अंदाज में बोला, कुछ खुदा का खौफ करो, अब तुम लड़की नहीं रही हो। तुम्हारे बाबा जान ने मुनासिब उम्र में तुम्हारी शादी कर दी होती तो आज तुम कई बच्चों की माँ होती। छोटे बड़े ट्याऊ म्याऊ करते हुए बच्चों में गिरी हुई कोई बाशऊर औरत खुद को लड़की समझने का दावा नहीं कर सकती। ये और बात है कि इसके जहन में खलल आ जाए। बक बक मत करो, गजाला ने वीरा की तरफदारी करते हुए कहा। यहाँ मर्द और औरत की जब तक शादी न हो जाए वो लड़का लड़की ही कहलाते हैं, बल्कि 70 वर्ष की उम्र में चौथी शादी रचाने वाले बूढ़ों को भी निकाह और दीगर रसूम के वक्त रवायतन लड़का ही कहा जाता है। तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है? वीरा ने सुल्तान शाह से तलख लहजे में पूछा। मुकम्मल मर्द हूँ, इसके पास जवाब तैयार था। मैंने कभी लड़का होने का दावा नहीं किया। सिंह कटाकर बछड़ों में शामिल होने की अहमकाना कोशिशें तुम ही करती रही हो। हम काम की बातें कर रहे थे, मैंने सुल्तान शाह से मुलामत अमेज अंदाज में कहा। हर वक्त की नोक जोक अच्छी नहीं लगती, किसी वक्त संजीदा भी रहा करो। तुम मौका महल देखे बगैर अपनी हाँकते रहते हो। गजाला बर्तन समेट कर बाहर निकल रही थी कि सुल्तान शाह बोला, इसे कहते हैं मारूं घुटना फूटे आंख। मेरा ख्याल है कि तुम मुझे बिला वजह ही सुना रहे थे। तुम्हारा असल तुखातब गजाला से था और इस बेचारी ने फौरन ही तुम्हें काम की बातें करने के लिए तखलिया फराहम कर दिया है। हुक्म हो तो मैं भी बाहर चला जाऊं। मेरा ख्याल है कि इस वक्त यही बेहतर होगा, मैंने बेबसी से हंसते हुए कहा। आज तुम्हारी खोपड़ी कुछ ज्यादा ही चल रही है। तुम यहाँ रहोगे तो मौका बे मौका दखल अंदाजी करते ही रहोगे। काम की बातें अगर बातों तक महदूद रहें तो मैं दखल नहीं दूंगा। वो अपनी जगह छोड़ते हुए वीरा से मुखातब होकर शरारत अमेज लहजे में बोला, ये याद रखना कि इन बातों ने कोई अमली सूरत इख्तियार की तो मैं खुदाई फौजदार बने बगैर न रह सकूंगा। ए इंग्लो पाकिस्तान लड़की, वो गुनगुनाता हुआ कमरे से निकलता चला गया। पता नहीं आज इसे क्या हो रहा है। इसके चले जाने के बाद वीरा बोली, मालूम होता है कि खुशगवार मौसम ने इसके असाब पर नाखुशगवार असर डाला है। वो आज तुम्हारे ही गिर्द मंडला रहा है। मेरा ख्याल है कि मैं गजाला को लेकर लंबी ड्राइव पर निकल जाऊं ताकि तुम दोनों को अपनी बड़ास निकालने का मौका मिल सके। पत्थर में जोंक रोज रोज नहीं लगा करती। मालूम होता है इसकी घटिया बातें तुम पर भी असर अंदाज हो रही हैं। इसे जोंक नहीं बल्कि दीमक लग रही है। इसे भूल जाओ और अपनी बात करो। तुम सरदार पाइंदा गुल के बारे में क्या कह रहे थे? हाँ, मैंने एक गहरा सांस लेकर कहा। सरदार पाइंदा गुल की तखय्युल की सलाहियत काबिले रश्क है। इसने शंगारा वैली में बैठे ही बैठे छोटे खान की मौत का नक्शा बना लिया था। सब कुछ बिल्कुल इसी तरह हुआ था जिस तरह इसने अंदाजे लगाए थे। मैं इसके पेदर पे सवालात के जवाब में हकीकत के एतराफ से ग्रेज नहीं कर सका। वो मुझसे अपने इन अंदाजों की तस्दीक कराने के इरादे से आया था। इन अंदाजों में तुम्हारे और जन्नत गुल के तल्लक का किस्सा भी शामिल था। वीरा ने मेरी आंखों में बराह रास्त आंखें डालकर सरगोशियाना लहजे में सवाल किया। वो सब कुछ समझ चुका था। मैंने अपने सर को अस्बात में जुम्बश देते हुए कहा, बस इसे ये मालूम नहीं था कि जन्नत गुल ने मेरी रजामंदी से फायदा उठाया था या मुझे मार डालने की धमकी देकर मुझे अपने करीब आने पर मजबूर किया था। मेरी बात इसकी समझ में आ गई। इसे मालूम है कि जन्नत गुल ने इसकी इज्जत को नीलाम करने के लिए वो खेल रचाया था। इसने छोटे खान को जन्नत गुल से शादी करने से रोक दिया था और वो इंतकामन एक यरगमाली की सेज सजाने पर तुल गई। अपनी इस हरकत से जन्नत गुल ने सरदार पाइंदा गुल के सीने पर गहरा जख्म डाल दिया है। तुम्हारी मजबूरी को समझने के बाद इसका रद्द अमल क्या था? वीरा ने सवाल किया। मुबहम और गैर यकीनी। इसने चलते चलते भी मुझसे दोस्ताना रवैये का इजहार नहीं किया। इतना जरूर कहा था कि मैं दुआ करूं कि जन्नत गुल इस कहानी को फैलाना न शुरू कर दे। मैंने इसे हकीकत बता दी। अनपढ़ कबायली अनापरस्त और मगलूबल गजब होते हैं। वो पुरख्याल लहजे में बोली, इसे तुम्हारी कहानी पर जरा भी शुबा होता तो वो एतराफ जुर्म सुनते ही तुम्हारी गर्दन दबोच लेता। इसका खामोशी के साथ वापस चला जाना इस अमर का गुमाज है कि फिलहाल वो तुम्हारे खून का प्यासा नहीं है। अब तक ये इसका अपने और जन्नत गुल का बाहमी मामला था। इसने जन्नत गुल के जज्बात को मजरूह किया और जन्नत गुल ने अपनी आबरू एक यरगमाली के हवाले करके उसके दिल में नासूर पैदा कर दिया। इसने शायद यहाँ हिसाब बराबर समझ लिया है। अब अगर जन्नत गुल इन बातों को कबीले और बरादरी में फैलाएगी तो वो इसे माफ नहीं करेगा। इसकी दुआ वाली बात खतरनाक और मानी खेज मालूम होती है। मेरा भी यही ख्याल है, लेकिन मैं इन अल्फाज में पोशीदा धमकी को समझने से कासिर हूँ। मुझे तो ये सीधी सी बात मालूम होती है कि जन्नत गुल खामोश रहेगी तो पाइंदा गुल तुम्हें भूलने की कोशिश करेगा। हो सकता है कि वो खुफिया तौर पर अपने आदमी जन्नत गुल की तलाश पर मामूर कर दे और इनके जरिए इसे मरवा दे। वो बात फैलाती है तो कुछ भी हो सकता है। मुमकिन
मुमकिन है कि पाइंदा गुल तुम्हें बोलने की बजाय इस आग में घसीटने की कोशिश करे जो इसे अंदर ही अंदर राख किए दे रही हो। मैं जानता हूँ और ये बात मैं तुम्हें भी बता चुका हूँ कि जन्नत गुल खामोश नहीं रहेगी। इसने अपने आतिशी बदन के अंदर उबलते हुए लावे को सर्द करने के लिए मेरा सहारा नहीं लिया था, बल्कि एक मकसद की खातिर वो रंगीन खेल रचाया था। वो किसी भी वक्त अपनी जुबान खोल बैठेगी। मैंने पुरतशवीश अंदाज में कहा, हमें इस वक्त के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसा न हो कि सरदार पाइंदा गुल के वहशी जानिसारों की टोली हमारी बेखबरी में हम पर आ पड़े। कवांगफू के साथ ही हमें इन लोगों की तरफ से भी होशियार रहना होगा। सरदार पाइंदा गुल कल रात गए यहाँ से वापस गया था, फौरन ही नहीं पलटेगा। हमें कोई हिकमत अमली तय करने के लिए 1-2 दिन का वक्त हासिल है। हम अपनी रिहाइश गाह भी तब्दील कर सकते हैं, लेकिन ये याद रखना कि किसी मकान के मुकाबले में फ्लैट ही हमारे लिए ज्यादा महफूज रहेगा। दुश्मनों गिरे हुए लोगों के लिए बुलंदो बाला इमारतों के जंगल में फंसे हुए फ्लैट बेहतरीन कमीगाह साबित होते हैं। किसी मकान को आसानी के साथ घेर कर कत्लो गारतगरी का बाजार गर्म किया जा सकता है, फ्लैटों में ये इम्कान नहीं होता। तुम्हारी बात काबिल फहम है, हमें फ्लैट ही ले लेंगे, लेकिन इसके लिए हमारे पास फिलहाल मुझे एक और ही फिक्र खाई जा रही है। मैंने फिक्रमंदी से बोझल लहजे में कहा। हीरा कोई काम चालाक नहीं थी। मेरे लबो लहजे से मेरा मुद्दा ताड़ गई और मुस्कुराते हुए बोली, गजाला की तरफ से फिक्रमंद हो। सरदार पाइंदा गुल के मामले ने तूल पकड़ा तो तुम गजाला के सामने क्या जवाब पेश करोगे? यही बात मैंने इससे कोई इख्तलाफ किए बगैर कहा। तुम खुद होशियार हो, ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो। मैं मौका निकाल कर इसे अपने एतमाद में ले लूंगी। ऐसे मामलात में तुमसे डर ही लगता है। तुमने जन्नत गुल के बारे में नमक मिर्च लगाकर बात की तो मेरे लिए बदतरीन दुश्वारियां पैदा हो जाएंगी। तुम जानती हो कि गजाला मुझ पर कितना एतमाद करती है। वीरा के चेहरे के तासरात बदल गए। लम्हा भर के लिए मुझे गुमान हुआ कि मेरी तरफ से बेएतबारी के इजहार पर वो नाराज हो गई है, लेकिन वो कैफियत चंद सानियों से ज्यादा कायम नहीं रही। वीरा ने हंसते हुए कहा, मुझे ये भी मालूम है कि गजाला के एतमाद से तुम कितना नाजायज फायदा उठाते हो। जन्नत गुल ने तो तुम्हें मौत की धमकी देकर अपनी ख्वाहिशात का गुलाम बनाया था, मगर मैंने दोस्ती के मामले में कभी जबर या ज्यादती से काम नहीं लिया। ये ना कहो। मैंने इसके खिलाफ हकीकत दावे पर एतराज करते हुए नरमी से कहा, आज की सूरत हाल के बारे में शायद तुम्हारा बयान दुरुस्त हो, लेकिन हमारे दरमियान बेतकल्फी की इब्तदा तुम्हारी खुद सरी और धौंस से हुई थी। तुमको दावा था कि तुम अपनी पसंद के हर मर्द को अपना खिलौना बनाने में यदे तूला रखती हो, और जब तुम्हारा दिल भर जाए तो इस खिलौने का ख्याल भी अपने दिलो दिमाग से खुरच कर फेंक देती हो। ये और बात है कि तुम आज तक मुझ पर इसी तरह मेहरबान चली आ रही हो जिस तरह पहले दिन थी। मैं तुम्हारी इस वफादारी की कदर करता हूँ। इसके गुलाबी और पतले पतले होंठों पर कशिश हमेज मुस्कुराहट नमूदार हो गई। शायद इसे माजी के इस तज़किरे से किसी किस्म की आसूदगी हासिल हुई थी। वो फिर बोली, तुम्हारी पूरी बात का निचोड़ आखिरी फिक्रे में पिन्हा है। जब हमारी मुलाकात हुई तो गजाला तुम्हारी बीवी नहीं थी। काली जमीन और लवारस खजाने पर हर शख्स को मुसावियाना तौर पर कब्जा करने का हक हासिल होता है। मैंने तुम पर काबू पाने की कोशिश की तो कोई गलती नहीं की। आज अगर तुम गजाला के साथ मुखलिस हो तो मेरी पुरानी वफादारी की कदर करने की बजाय मुझसे किनारा कश क्यों नहीं हो जाते? मैंने नजर भरकर इसकी तरफ देखा। वो बेहजाबाना अंदाज में मेरी आंखों में झांकती रही। मैंने फिलफौर अपने दिल का मुहासबा किया और महसूस किया कि इस बुते तनाज से या कलख्त बेताल्लुक हो जाना मेरे बस से बाहर होगा। मैंने कहा, तुमने ज़र और जमीन का जिक्र तो कर दिया, जान की बात नहीं की। अकेली औरत भी हर शौकीन निगाह का मरकज होती है। किसी रोज तुमने शादी कर ली तो फिर शायद मैं तुम्हें बोलने की कोशिश कर सकूं। फिलहाल तो ये गाड़ी यूं ही चलती रहेगी। मेरी राय है कि हमें अपने बारे में ज्यादा तनकीदी अंदाज में नहीं सोचना चाहिए। वो मुतरन्नम आवाज में हौले से हंस पड़ी और मेरी बात से लुत्फ अंदोज होते हुए बोली, तुम वाकई आज के मतलब परस्त दौर के मिसाली इंसान हो। ऐसे लोग पूरी दुनिया पर बहुत नफीस और असर अंगेज अंदाज में तनकीद करते हैं। काखे उमरा और कसरे सुल्तानी से लेकर मस्जिद और कलीसा के इंतजाम तक में कीड़े निकालते रहते हैं, लेकिन अपनी जात और हर कौलो फेल के तजाद को मुहासबा तो क्या तनकीद तक से बाला समझते हैं। तुम बहुत अच्छे जा रहे हो। गजाला एक ट्रे में गरम गरम चाय की प्यालियां सजाकर लाई तो हमारी बातों का रुख बदल गया। इस रोज सुबह से मौसम बहुत खुशगवार था। आसमान पर गहरे स्याह बादलों के परे आवारागर्दी करते फिर रहे थे। बाहर शायद वक्फे से हल्की फुल्की बारिश भी होती रही थी। मैंने इरादा किया कि मुझे शहर में कभी कभार मैसर आने वाले इस मौसम से लुत्फानंदोज होने के लिए वाकई लंबी ड्राइव पर निकल जाना चाहिए। अगर हम चारों ही हाक्स बे वगैरह की साहिली पट्टी की तरफ निकल जाते तो किसी भी गैर आबाद निजी
किसी हाट के चौकीदार को कुछ रकम देकर आर्जी तौर पर वहाँ डेरा डाल सकते थे। इस बेतकल्फाना माहौल में वीरा को गजाला के साथ बात करने का मौका भी मिल सकता था। मेरी छठी इस बारे में बहुत ज्यादा ख्याल हो चुकी थी। मेरी ख्वाहिश थी कि जन्नत गुल की कहानी जल्द अज जल्द गजाला के कानों तक पहुंच जाए ताकि सूरत हाल बिगड़ने पर इसे ये शुबा ना हो सके कि मैंने शर्मसारी से बचने के लिए बाद में वो कहानी तराशी है। मैंने अपने इस इरादे का ऐलान किया तो सुल्तान शाह ने याद दिलाया कि फलक कुछ रफ्तार की करिश्मा साजियों के नतीजे में हम लोग पैदल हो चुके थे। जहांगीर से मुस्तार ली हुई स्याह शराट कार पहले ही तबाही की नजर हो चुकी थी और हबीब जवानी के जरिए माफिया या ट्रेड लाइन से मिली हुई दूसरी कार को पिछली रात बिल जोन्स ने अपने एक मैजिक बाल के जरिए नजरे आतिश कर दिया था। मैंने अब्दुल रहीम खान की कैद से रिहाई के बाद जहांगीर से मुलाकात की थी तो सलमा के पास रखी हुई अपनी खतीर रकम में से कुछ पैसे निकाल लाया था। मेरे पास इस वक्त भी इतनी रकम मौजूद थी कि हम फौरी तौर पर कोई माकूल कार खरीद सकते थे, लेकिन मैं इस वक्त ऐसे किसी सौदे के झंझट में नहीं पड़ना चाहता था। पाकिस्तान की हुकूमतें काफी अरसे से मुल्क के हर छोटे बड़े मालियाती लेन देन को लाजमी दस्तावेजात के ज़ाब्ते में लाकर उस पर निगाह रखने के लिए कोशिशां थी, लेकिन ईमानदार सनती और कारोबारी अफराद की सफों में ऐसी काली भेड़ें भी घुसी हुई थी जो किसी बाज पुरस के बगैर अपने काले धन के जोर पर हर शोबे की जड़ों में काबज होती जा रही थी। रसीद, बिल, कैश मेमो और चालान वगैरह के बखेड़ों के नफाज से उनके चेहरे और पुरस्कार धंधे बेनकाब होने का अंदेशा था, इसलिए उन्होंने किसी भी ऐसी मुहिम को कामयाब नहीं होने दिया था। अलबत्ता इतना जरूर हुआ था कि सरकारी सतह पर किसी भी असासे की मलकियत तब्दील कराने के लिए शनाख्ती कार्ड पेश करने की शर्त लाजमी करार दे दी गई थी और हर बड़ी खरीदो फरोख्त के लिए शनाख्ती कार्ड इब्तदा ही से जरूरी था। इसका तोड़ करने के लिए काली भेड़ों के कब्जे में न सिर्फ जाली शनाख्ती कार्ड रहते थे बल्कि वो अपने मजबूर और बेहैसियत मुलाजमीन के नाम भी डंके की चोट पर इस्तेमाल करके कानून का खुल्लम खुला मजाक उड़ाते रहते थे। किसी कार की खरीदारी के लिए हम चारों में से किसी के पास शनाख्ती कार्ड नहीं था। मेरा और सुल्तान शाह का कार्ड जाया हो चुका था। गजाला का शनाख्ती कार्ड बनवाने की नौबत ही नहीं आ सकी थी और वीरा गैर मुल्की थी। मैं जानता था कि कोई न कोई कार डीलर कार के सौदे में अपनी दलाली के लालच में हमारी इस मजबूरी को रफा कर सकता था, लेकिन मैं किसी जाली या मुश्तबा नाम पर खरीदी हुई कार में सफर करते हुए फंसना नहीं चाहता था। जब से मेरी काया पलट हुई थी मैं हत्तल इम्कान कानून की हदूद ही में रहने की कोशिश करता था। बेअतदालियां सिर्फ अपने इन लोगों के बारे में करता था जिनकी खबासत हर किस्म के शक्को शुबे से बालातर होती थी या इनसे मुल्को कौम की सलामती को संगीन खतरात लाहक होते थे। कानून से मावरा मेरे ऐसे इकदामात की फहरिस्त में आखिरी इजाफा बिल जोन्स और पॉल एथरटन ने किया था। मुस्तकबिल करीब में इसमें किसी और इजाफे का इम्कान नजर नहीं आ रहा था। मैं जहांगीर से मिलने का कसद करके घर से निकल खड़ा हुआ। मुझे मालूम था कि वो अपने घर की यक रंग और बेकैफ जिंदगी से उकताहट के सबब अपनी गारमेंट फैक्ट्री में खूबसूरत लड़कियों को मुलाजिम रखकर इनमें दिलचस्पी लिया करता था, लेकिन इसमें एक बड़ी कमजोरी ये भी थी कि अच्छे मौसम में वो दिल खोल कर व्हिस्की पीने का शौकीन था। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फ़ख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।